जय हिंद दोस्तों, उज्ज्वल परिवार फिर आज भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के आज की और शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है अभी आप लोगों का। चर्चा में रहा अभी आपका विश्व बैंक। पहला ही क्वेश्चन विश्व बैंक ने अभी हाल ही में एक अनुमान जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी, विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान जारी करेगा। और शानदार क्वेश्चन अभी आप लोगों के बीच में देखिए क्योंकि अभी जो स्थिति है वर्ल्ड की वो ठीक नहीं है, जैसा कि आपको पता है। तो जीडीपी का कभी कुछ अनुमान आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। अभी रूस और जो यूक्रेन का वार है उससे भी पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है, पूरी दुनिया की जीडीपी प्रभावित होने वाली है। तो वो सारी बातें जो फैक्ट डालेंगे आपकी जीडीपी पर। तो विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है पूर्वानुमान क्या किया है 2022 किस वर्ष के लिए। अगर वर्ष की बात करें तो 2022-23 का जो वित्त वर्ष है, इस वर्ष में घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना है। उत्पाद का जो अनुमान जो लगाया भाई वो है 8.7% से घटकर कितना होने का 8% होने का अनुमान है। यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद हैं, सकल घरेलू उत्पादों कितना अनुमान था 8.7% से घट करके और 8% तक आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने आपका क्या लगाया, अनुमान लगाया। इसका कारण क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण क्या बताया अभी। कारण है रूस और यूक्रेन की बहुत पूरी वर्ष आपको प्रभावित रखेगा भाई। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण युद्ध भाई इनका, और इस युद्ध के कारण जो है ग्रोस जो आपका कह सकते हैं जीडीपी है ये कम रहेगी। अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया का विकास दृष्टिकोण भी, खाली अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान को अगर छोड़ देते हैं तो पूरा जो दक्षिण एशिया का जो विकास रहने वाला है वो उसका भी अनुमान दिया है। दक्षिण एशिया का विकास कितना भी 6.6% तक गिर गया है, 6.6% तक गिर गया है। ठीक है, और इसका तो ज्यादा ही गिरा हुआ है, किसका, अफगानिस्तान। ठीक है, एशियाई विकास बैंक आउटलुक 2022 में पहले कहा था, जिसने पहले क्या कहा था, वर्ल्ड बैंक जो आउटलुक है, एक बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया भी था भी, आउटलुक ने वर्ल्ड बैंक आउटलुक 2022 में पहले क्या कहा था कि ये तेजी से बढ़ रही है और मजबूत रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था, और इसके बारे में बताया था 5% बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चलिए, ये था आपका वर्ल्ड बैंक, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। वर्ल्ड बैंक ने नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी को लेकर के बताया कि भाई जो 8.7% थी वो अब गिर करके कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। कारण क्या बताया इसने, कारण बताया रूस और यूक्रेन वार भाई। अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया की 6.6% तक गिर जाएगी। और जो आपका वर्ल्ड बैंक था आउटलुक जारी किया था 2022, उसमें इसने क्या किया, बदलाव किया गया अपना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं जो आपका चर्चा में रहा अभी। ठीक है, चलिए असम में अभी हाल ही में, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मेगालिथिक स्टोन की खोज की गई है कहां पर भाई, जो चर्चा में मेगालिथिक स्टोन चर्चा में है, क्या कारण है। मेगालिथिक स्टोन की बात करते हैं, अभी आपके चर्चा में है, तो चर्चा में क्यों है इसकी बात करेंगे। इनके अभी हाल ही में क्या हुआ भाई, इनके हाल ही में
खोज की गई है और इनका संबंध किससे भाई, पुरानी सभ्यताओं से इसका संबंध रहा है। कहाँ पर खोज की गई है, तो असम के अंदर पत्थरों के जार मिले भाई, असम के अंदर पत्थरों के जार मिले हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं जो मैथालिक जो आपके मेगालिथिक जो स्टोन के जार मिले हैं, इनका संबंध कहीं ना कहीं इंडोनेशिया में मिले जारों से भी किया जा रहा है। और जारों के अंदर डेड बॉडी कह सकते हैं, नर कंकाल मिले हैं, ये भी बड़ा मैटर करेगा। और उसके आसपास बहुत सारी यूज की वस्तुएं भी दबी हुई मिली हैं। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये चर्चा में फिलहाल क्यों है, इन्हें खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया है, असम में। असम के कहाँ पर खोजा गया है, तो दीमा हसाओ जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट दीमा हसाओ जिले के अंदर इनको खोजा गया है। महापाषाण काल के पत्थर के गढ़े है क्या भैया, आपके महापाषाण काल के पत्थर के गढ़े हैं। किसके भाई, महापाषाण काल के पत्थर के गढ़े हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी खोज ने दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के क्षेत्र के बीच में, इस खोज से क्या हुआ, दक्षिणी पूर्वी एशिया प्लस भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र कहाँ का भाई, भारत का पूर्वी क्षेत्र, इनके बीच में संबंध बता दिया भाई, संबंध होने की संभावना ज्यादा प्रबल कर दी है। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया और जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था उसके आपस में संबंध, ये हमें मेगालिथिक स्टोन जो खोज हुई है इससे पता लगता है, लिंक की बात करता है। दूसरी सहस्त्राब्दी, दूसरी ईस्वी पूर्व की संभावित लिंक, कब की बात कर रही है, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, कह सकते हो शताब्दी ईस्वी पूर्व, दूसरी ईस्वी पूर्व के लिंक की बात कर रहा है। इसके लिंक की बात कर रहा है, यानी कि दूसरी ईस्वी पूर्व इनके आपस में लिंक के, ये बात यहाँ पर ये दर्शा रहा है। देखिए फिर मेगालिथिक जो स्टोन आपके कहाँ पर खोज गए, आपके ये खोजे गए अभी असम के अंदर खोजे गए, पत्थर के जार हैं। साथ ही हम यहाँ बात करते हैं कहाँ पर खोजे गए हैं, तो दीमा हसाओ जिले के अंदर खोजे गए हैं महापाषाण काल के पत्थर। इससे सेकेंड ईस्वी पूर्व यानी कि दूसरी ईस्वी पूर्व के जो आपस में दक्षिण पूर्वी एशिया और इनके बीच में संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए अगली बात है, अगला क्वेश्चन है न्यूचू बेंगलो नामक साइट, जो साइट है इसमें 546 जार की खोज की गई, 46 जार खोजे गए हैं पत्थर के, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए दूसरी बात है भाई, इसके अध्ययन से लोसाओ और असम इंडोनेशिया के बीच जो ये पत्थर हैं, इन पत्थरों के अध्ययन से किस किस के बीच में, जैसे मैं बोल रहा था भाई, असम कह सकते हो, लाओस है, लाओस प्लस इंडोनेशिया के मध्य संबंधों की बात करता है। किस किस के, लासाओ इंडोनेशिया के मध्य संबंधों की बात करता है, प्लस में आपका असम, इन पत्थरों की खोज की वजह से भी। चलिए पहली बार कब खोजे गए थे, पहली बार असम में खोजे गए जार, पहली बार। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के पहली बार कब खोजे गए थे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। पहली बार असम में इस प्रकार के जार कब खोजे गए थे, तो ये 1929 में भी। कब खोजे गए थे, 1929 में जॉन हेनरी हटन, जो आपका जॉन हेनरी हटन द्वारा इनको खोजा गया था। किसके द्वारा, जॉन हेनरी हटन के द्वारा इसको खोजा गया था। शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका ये भी। चलिए एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई।
चले भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, वैश्विक व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन का पूर्वानुमान। वैश्विक व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन का पूर्वानुमान रहा है, अनुमान चर्चा में है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, यानी कि WTO ने क्या किया, पूरे विश्व के व्यापार पर एक अनुमान जारी किया है, जो कि आपका चर्चा का विषय रहा। इसके अंदर भी वही बात घूम फिर के आएगी कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था वो काफी डीप जाएगी, गिरेगी। कारण आपके बीच में है, ध्यान रखिए। वैश्विक व्यापार विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट जो जारी है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। WTO ने रूस किसके कारण, रूस और यूक्रेन वार के कारण क्या कहा है उसके ऊपर बात, कारण तो यही रहेगा, ठीक है, कारण यही रहेगा। इसने क्या किया है, व्यापार वृद्धि अनुमान। पहले क्या था, इसने पहले बताया था, पहले इसने अनुमान जारी किया था, जो अनुमान था इसका क्या था भाई, 4.7% तक रहने का अनुमान है, व्यापार वृद्धि अनुमान। ये क्या था आपका, व्यापार वृद्धि अनुमान था भाई। कितना अनुमान था, 4.7% व्यापार में वृद्धि का अनुमान था। अब इसने क्या किया, इसमें बदलाव किया है, और बदलाव करके क्या किया है, 3% कर दिया। यानी कि अब जो व्यापार में वृद्धि रहेगी, व्यापार में वृद्धि की दर क्या रहेगी आपकी, 3% तक रहने वाली है। साथ ही इसने क्या किया, खाद्य संकट होने वाला है, या ये कहीं खाद्य संकट की चेतावनी। क्या दी अभी इसने, चेतावनी दी है, चेतावनी। इसके पीछे कारण है, देखो कारण क्या है भाई, रूस और यूक्रेन दुनिया के अंदर, खास करके बात करें यूरोपीय देशों के लिए क्या करते हैं, 30% से ज्यादा गेहूं का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। अब वहां पे पिछले 50 दिन से क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो सब कुछ वहां पर कट चुका है, ठप हो चुका है, ठीक है। अब जब 30% गेहूं निर्यात करने वाले दोनों देश 1% भी खाद्य पदार्थों का नहीं करेंगे, तो कहां से आएगा भाई, ये इसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि ये बात अलग है कि भारत ने ये बोला कि WTO को एक बोला कि अगर WTO चाहे तो भारत विश्व को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सकता है। ये एक अलग से ऑफर है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का। चलो वो नई बात है कि इसकी वो अलग से बात है कि भाई इसकी भरपाई कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल क्या है, जो गरीब देश हैं, गरीब देशों पर इस युद्ध का, गरीब जो देश हैं बेचारे अपना काम चला रहे हैं, इस युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव WTO के अनुसार उन गरीब देशों पर पड़ने वाला है। तो ध्यान रखिए, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चीन में लगे लॉकडाउन, एक तो ये होगा आपका रूस यूक्रेन वार हो गया, दूसरा क्या भी, चीन में लगा लॉकडाउन भी इससे प्रभावित है, ठीक है, इसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। साथ ही हम बात करते हैं 3% रहने की, जब इसने बात की है तो 2023 में ये जो 3% है, कहाँ गया भाई 3%, ये आपकी कब रहेगी, 2022 की बात कर रहा है। तो 23 में इन्होंने क्या कहा कि भाई 23 में ये बढ़ सकती है, 23 में बढ़ने की बात कही है WTO ने कि ये जो वृद्धि है बढ़ जाएगी। 23 में कितनी रहने का अनुमान इसका, तो 3.4% तक रहने का अनुमान है। अब देखो एक बात, स्टार्टिंग में इसने क्या कहा, कोई 4% तक वृद्धि रहेगी, कितनी, 4 पॉइंट जो वृद्धि की बात करी थी इन्होंने, संशोधन किसमें किया, ये 4.7% तक वृद्धि की बात करी थी 2022-23 के लिए, ठीक है। 2022 में क्या बात करी थी, 4.7% तक व्यापार में वृद्धि हो सकती है। फिर अब इसने आंकड़े जारी किए कि नहीं भाई ये 3% तक रहेगी, फिर इसने आंकड़े जारी किए 23 के लिए कि भाई ये 3.4%, यानी कि 0.4 बढ़ रही है आपकी एक साल के अंदर। तो इस युद्ध के, मेरा कहने का जो मतलब है वो क्या है कि इस युद्ध के लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पर चेतावनी दे दी गई खाद्य पदार्थों की, और गरीब देश है वो बेचारे यहाँ पर मारी जा रही हैं, ये उनकी जो अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर पहुंच रही है भाई, ठीक है। चलो भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे।
एक बात करते हैं, 15 अप्रैल को आपका एक दिवस मनाया गया, यानी कि कल कौन सा दिवस मनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका 15 अप्रैल को कौन सा दिवस भारत में मनाया गया? दिवस भारत में मनाया गया। चलिए 15 अप्रैल की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई हिमाचल प्रदेश आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश दिवस, हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया, यानी कि 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया यहाँ पर भारत के अंदर भाई। चलिए हिम के आंचल में बचा क्षेत्र उसे क्या कहा गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात यहाँ पर करते हैं तो सीधी सी बात आती है कि पहले इसको क्या किया गया था? पहले इसे स्टार्टिंग में भारत के जो क्या गए भाग के अंदर इसको शामिल किया गया था, बाद में इसे यूटी बनाया गया, यूटी से बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और इसे पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ करके पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं इसका हिमाचल प्रदेश निर्माण की स्मृति में हिमाचल दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना दिवस मनाया गया भाई आपका, ये शानदार क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं भाई स्वतंत्रता के बाद पहली बार 15 अप्रैल 1948 स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन, जिसका गठन किया था मुख्य आयुक्त प्रांत के तौर पर इसका गठन किया गया था। प्रांत के रूप में, मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में इसका गठन किया गया। ठीक है, गठन की अगर बात करते हैं ओके। उसके बाद आता है 25 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को गैर श्रेणी, इसमें गैर श्रेणी 4 श्रेणी थी भाई, 4 गैर श्रेणी, टोटल श्रेणी में 29 क्षेत्र के आपके ध्यान रखेंगे। तो गैर श्रेणी में इसको शामिल किया गया। सीधा सा पूछ रहे कि किस श्रेणी में भाई? गैर श्रेणी में शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब? 25 जनवरी 1950 को। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसे क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को इसे क्या बना दिया गया भाई? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं 1 नवंबर 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। ये भी अच्छा है। 1966 में क्या किया गया? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों को इसके अंदर किसमें? हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया भाई। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को प्रदेश अधिनियम पारित किया गया। कब भाई? आपका 18 दिसंबर 1970 को इसका राज्य के रूप में जो अधिनियम है, क्या कह सकते हैं, प्रस्ताव है, अधिनियम प्रस्ताव पारित किया गया। 25 जनवरी 1900, कब भाई? आपका 25 जनवरी 1971 को इसे देश का पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य। इससे पहले 1966 में 1 नवंबर 1966 को 18वीं संविधान संशोधन के द्वारा 17वां राज्य आपका हरियाणा बना था। ठीक है भाई, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं आपका ये राज्य बन गया भाई। ठीक है, 18वां राज्य कौन बना? आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक, 25 जनवरी 1900 आपके बीच में। इसमें पूर्व में उत्तराखंड, तिब्बत आदि से इसकी अब थोड़ी सी बात करते हैं क्या इसके बेसिक से स्ट्रक्चर के। सबसे पहले बात करें वर्तमान में इसमें विधानसभा सीट कितनी भाई आपकी? 68 है। जयराम ठाकुर साहब क्या है? जयराम जो ठाकुर साहब हैं ये क्या है भाई? इसके सीएम साहब हैं। ठीक है, और राजेंद्रन साहब हैं, राजेंद्रन ये क्या भाई आपके? हम बात करें राजेंद्र अलरेकर क्या है इसके? राज्यपाल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये था आपका क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं क्या है? चलिए एक बार ये क्वेश्चन तो आपका अच्छा बन जाता। मैं एक बार थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के आपको ना थोड़ा सा अपना योजनाओं के बारे में बता देता हूँ। हल्की अच्छी योजनाएं हैं यहाँ पर। योजनाओं से आप लोगों के क्वेश्चन बनने के आसार रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं बात करता हूँ थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश की योजनाओं की। चलिए अच्छा, नंबर 1 भाई हिमाचल प्रदेश की योजना की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्वावलंबन योजना, सीएम स्वावलंबन योजना।
ये किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। एक दूसरी भाई आपकी महर्षि वाल्मीकि योजना, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना गई, छात्रवृत्ति जिसमें लोग बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, तो ये भी आपकी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश। तीसरी आपकी भाई बेटी अनमोल योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई बेटी अनमोल जो योजना है ये भी यहीं की है, ठीक है। मधु विकास योजना, सीएम मधु विकास योजना, ये भी आपकी यहीं की है, ठीक है। उसके बाद है सहारा योजना भाई, सहारा योजना ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश के। एक है पुष्प क्रांति योजना, ये भी आपकी यहीं की है, पुष्प क्रांति योजना। एक आपकी मोक्ष धाम योजना, कौन सी है? मोक्ष धाम योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश है। एक आपकी है सेम स्टार्टअप, ये इसकी प्रमुख योजना है, ठीक है भाई। चलिए हमने बात करी किसकी? हिमाचल प्रदेश की। 15 तारीख को हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भैया। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का, एक बार रब कर दूंगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, अमृत समागम सम्मेलन चर्चा में, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अमृत समागम चर्चा में है। अमृत समागम चर्चा में है, ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। अमृत समागम, सबसे पहले तो बात करें देश के सांस्कृतिक और पर्यटन, एक किस्म से कह सकते हैं, देखो समझो इस बात को, ये क्या है? देश के सांस्कृतिक और पर्यटन जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों का एक सम्मेलन है। उसमें इस पर आजादी के अमृत महोत्सव पर जिक्र किया जाएगा। किस प्रकार से आजादी के अमृत महोत्सव को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, इस पे भी बात होगी। साथ ही इसमें टारगेट रखे गए कुछ कि हर घर के अंदर झंडा फहरे, हर संस्था के अंदर झंडा फहरे, किस प्रकार से, मतलब एक किस्म से देश के अंदर बहुत सारी मतलब चीजों को लेकर के ये योजना हो रही है। ये शिखर सम्मेलन कह सकते हैं, बैठक हो रही है इनकी, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये बात है। अमृत समागम देश के सांस्कृतिक है क्या भाई आपका? ये देश के सांस्कृतिक जो और पर्यटन मंत्रियों का, और आपका क्या पर्यटन मंत्रियों का, देश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों का शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन है, यानी कि देश के आपके जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, वो इस बैठक में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन पूछे, उद्घाटन किसने किया है? तो या ये कहें इसकी स्टार्टअप किसने किया है? तो गृह मंत्री ने। आपके जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। किसने किया है? ध्यान रखिए, गृह मंत्री आपके जो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च की बात करें, लॉन्च किसने किया है या उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका क्या किया है? लॉन्च किया या उद्घाटन किया है। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। 2 दिवसीय सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया था। कब? ये 2 दिन का था भाई आपका, ये 2 दिन का था, ठीक है। कब आयोजित किया गया? आपका 12 और 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को ये हो चुका है। कहां पर हुआ है? दिल्ली के अंदर। कहां हुआ आपका? ये दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में। और ये जो शिखर सम्मेलन है किसके रूप में? हिस्से के रूप में भाई आजादी
कि अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर चर्चा क्या रहेगा? जिला रिपोर्ट मेरा गांव मेरी धरोहर जैसे आजादी की पहल शामिल थी इसके अंदर। मेरा गांव मेरी धरोहर, ये भी इसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, चलिए हर घर झंडा, इसका भी यहाँ पर रहेगा भाई, हर घर झंडा। आपसे सीधा पूछेगा हर घर झंडा का जिक्र कहाँ पर किया गया या किसका हिस्सा है, ये ध्यान रखेंगे। यह राष्ट्रीय समिति द्वारा, राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 11 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर झंडा, ये किसके द्वारा भाई? राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय आपका कार्यान्वयन जो समिति है, समिति द्वारा 11 से 15 अगस्त, राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 11 से 15 अगस्त हर घर में या हर संस्था में भाई, हर संस्था में क्या रहेगा? तिरंगा, मेरा प्यारा तिरंगा झंडा रहेगा भाई। झंडा झुलाया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आजादी के अमृत महोत्सव पर हम बात करते हैं कौन सी? 75वीं वर्षगांठ पर हम मना रहे हैं। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला। ये कह सकते हैं अमृत समागम क्या होता है? जो संस्कृति मंत्री हैं उन सभी मंत्री को एक जगह इकट्ठा किया है, इसको लॉन्च किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने, सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है। उन्होंने देश की जो आज़ादी का अमृत महोत्सव या 75वीं वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं उसको लेकर के इस पर चर्चा रही है। जिलों का कह सकते हैं आप डिजिटलाइजकरण भी किया जाएगा। यहाँ पर हर घर के अंदर क्या झंडा फहराने की भी बात हो रही है। मतलब देश के अंदर एक बहुत जबरदस्त राष्ट्रीय प्रेम की भावनाओं का उत्थान करने के लिए इस पर चर्चा हो रही है, काम हो रहा है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्वनिधि से संबंधित कार्यक्रम, ये भी आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि क्या भाई आपका समृद्धि कार्यक्रम चर्चा में है। स्वनिधि से कार्यक्रम, समृद्धि कार्यक्रम आपका चर्चा में है। कार्य जो क्रम आपका चर्चा में है, ये क्या है? चर्चा में है, यह है क्या? स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम चर्चा में रहा आपका, तो ये क्या है? ठीक है, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, पहले तो ये लागू किसने किया है? तो आवास व शहरी मंत्रालयों, शहरी मामलों के मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। द्वारा 14 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश और यूटी में इसे क्या किया गया है? प्रदेशों में, इन प्रदेशों के कितने? 126 शहरों में इसे क्या किया गया भाई? कार्यक्रम को इसे लागू किया गया है, या कह सकते हैं इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। कार्यक्रम को स्टार्ट किया। सीधी सी बात करें, क्या है आपका ये? तो आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा 14 राज्य प्लस यूटी के 126 शहरों में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिए। इसमें क्या था भाई? इसकी सीधी सी बात करें तो इसको समझेंगे आप, यानी कि कोविड-19 के चलते, किसके चलते भी आपका? कोविड-19 है, कोविड-19 के चलते जो पटरी पर या स्ट्रीट वेंडर कह सकते हैं आप, एक किस्म से इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। पटरी पर जो लोग कह सकते हैं अपने जो ठेले वाले हैं, अपने जो पटरी के ऊपर बैठ करके सामान बेचते हैं या अपना गुजारा कर रहे हैं, पटरी पर बैठ करके जो व्यापार कर रहे हैं, वो इसने क्या कर दिया भाई? बर्बाद कर दिया। मतलब सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ा। प्रभाव किस पर पड़ा? उन्हीं पर पड़ा। यानी कि पटरी पर और जो अपने भाई किसी गाड़ी पे लेकर के सामान बेचने वाले जो लोग हैं, कह सकते हैं यानी कि रोड के ऊपर जो बैठ करके व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापारी कोविड-19 के चलते बहुत ज्यादा प्रभावित। मैं उन्हें व्यापारी ही बोलूंगा, जो बेचारे अपनी आजीविका चला रहे हैं। ठीक है भाई, उनको क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? उन्हें ऋण दिया जाएगा, उन्हें कर्जा दिया जाएगा,
आसान सी किस्तों पर, यानी कि मतलब कह सकते हैं उनको वापस उनकी आजीविका को वापस दिया जाएगा। तो ये जो स्वनिधि यानी कि उसमें ऋण दिया जाएगा किसको, जो पटरी पर बैठने वाले लोग हैं, या जो आपने देखे हुए गोलगप्पे खाए हैं आपने बैठ करके पटरी पर, रोड के सारे वो जो ठेले वाले हैं उनसे, और जो गांवों के अंदर घूम घूम करके बेचते हैं वो लोग, उन सब लोगों की क्या कह सकते हैं हमें मदद के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किया। 4 जनवरी 2021 को, 4 जनवरी 2021 को भाई इनकी आजीविका दोबारा से चले, कोविड-19 ने खत्म कर दी थी ना। 4 जनवरी 2021 को स्वनिधि से समृद्धि के चरण 1, इसका पहला चरण भाई कब चलाया गया, चरण 1 चलाया गया। और इसमें पीएम स्वनिधि के तहत अतिरिक्त कार्य पूरे भारत के 125 शहर में शुरू किया गया था उस समय, 125 शहरों में पहले चरण में हुई। और इसमें 35 लाख रेहड़ी वाले, कितने 35 लाख जो रेहड़ी वाले कह सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर कह सकते हो आप, रेहड़ी वाले परिवारों को कवर किया गया, उन्हें मदद दी गई, आर्थिक रूप से उन्हें कवर किया गया, उनको वापस उनका बिजनेस दिया गया, कह सकते हैं वापस उन्हें उस लेवल पर ला करके खड़ा करने की यहाँ पर बात हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति का लाभ दिया। पीएम जो सुरक्षा योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना प्लस में आप कह सकते हो आप पीएम जो जीवन ज्योति है, जीवन ज्योति योजना का लाभ भी इनको दिया गया है। ठीक है, दूसरा चरण, एक पहले की सफलता के बाद दूसरे चरण में 28 लाख स्ट्रीट वेंडरों को कवर किया गया, 126 शहर। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कितने भी आपके 28 लाख जो लोग हैं वो, और शहर की अगर हम बात करें तो शहर कितने 126, पहले चरण में कितने थे 125, दूसरे में सीधा पूछ लेगा दूसरे चरण में कितने, तो 126 शहरों को। और साथ ही इन परिवारों को कवर किया, लक्ष्य रखा गया था। साथ ही वित्त मंत्रालय ने 20 लाख योजना स्वीकृतियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा। 20 लाख योजना स्वीकृतियां प्रदान करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का ये। तो स्वनिधि किससे संबंधित है, सीधा पूछे स्वनिधि का संबंध किससे है, तो स्ट्रीट वेंडरों से है, जो लोग रोड पर बैठ के अपनी आजीविका चलाते हैं, ठेले रेहड़ी वाले, और जो अपने कंधे पर सामान लेकर के बेचते हैं, उनसे संबंधित है। और यहाँ पर क्या गवर्नमेंट जीवन ज्योति पीएम सुरक्षा बीमा योजना कह सकते हो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना कह सकते हो, उनसे इनको ऋण दिया जाएगा और उनके जीवन यापन को आसान बनाया जाएगा, उनकी आजीविका को दोबारा दिया जाएगा, जो किसने छीन ली है, कोविड-19 के द्वारा छीन ली गई थी। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर ये अच्छी पहल करी हुई गवर्नमेंट ने, लोगों को जीवन को बचाया जा रहा है। चलिए, स्वनिधि योजना इसमें थोड़ा सा रहेगा भी आपका। जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर कार्यक्रम शुरू किया था। ये पूछ सकता आप लोगों से, ये भी ध्यान रखिए यहाँ पे। ये है भी आपका जून 2020 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, प्रधानमंत्री आपका स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, आत्मनिर्भर योजना या निधि, सॉरी आत्मनिर्भर निधि, आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगर ये पूछे तो कब किया गया था, जून 2020 के अंदर शुरू किया गया था। इसका भी सेम उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें आजीविका शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में कितने 10,000 रुपए, इसके रूप में काम करने के लिए, कार्य आरंभ करने के लिए कितने 10,000 रुपए यहाँ पर दिए गए थे। कितने रुपए दिए गए थे, 10,000 रुपए का ऋण दिया गया था। कह सकते हो कितना ऋण दिया गया था, 10,000 रुपए ऋण दिया गया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा भाई। कोविड-19 ने बहुत से लोगों को भाई बर्बाद किया, उन लोगों को वापस कह सकते हैं हम, उन लोगों को वापस जीवन के ढर्रे पर लाने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर
हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई आपका जो चर्चा में है, और चर्चा में भी कैसे है, चर्चा में अभी हाल ही में 14 तारीख को हमने दिवस मनाया था। 14 तारीख को एक दिवस मनाया था। उस दिवस पर एक विशेष तौर से एक अलग से दिवस की स्थापना की गई है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन नंबर है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? एक तो आपका भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती थी, ठीक है, वो मनाई गई। एक आपका चेगास बीमारी को लेकर के एक दिवस था, चेगास के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, वो दिवस मनाया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, कौन सा दिवस मनाया गया है, ये यहाँ पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। ठीक है, बताता हूँ आपको एक बार, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका ये। चलो, तमिलनाडु द्वारा किसके द्वारा भाई? तमिलनाडु द्वारा ये अंबेडकर साहब की जयंती पर समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। तमिलनाडु द्वारा अंबेडकर जयंती पर कौन सा दिवस हुआ आपका? समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। सीधा सा पूछिए, समानता दिवस हाल ही में किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? तो आपका समानता दिवस कौन मना रहा है? आपका तमिलनाडु के द्वारा समानता दिवस मनाने की घोषणा हुई है। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे थोड़ी सी। 14 अप्रैल 2022 को मनाया गया है, और इस दिन राज्य में भर में शपथ ली गई है। ठीक है, राज्य भर में सभी सरकारी कार्यालयों में शपथ ली गई। शपथ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम किया गया पूरे राज्य में शपथ ली गई है। ठीक है, साथ ही जातिगत भेदभाव के खिलाफ शपथ ली थी। शपथ की बात करें तो किस शपथ की ली थी? तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ शपथ ली है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जातिगत भेदभाव नहीं करेगा। ये कार्यक्रम किया गया, शपथ ली गई पूरे राज्य में, समानता दिवस के रूप में मनाया गया। जितने भी सरकारी जो आपके कार्यालय थे उन कार्यालयों में ये शपथ ली गई है। ठीक है, तमिलनाडु में भी अम्बेडकर करते हुए तमिल में अनुवाद किया गया। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, अम्बेडकर की जो पुस्तकें हैं उन्हें तमिल में अनुवाद किया गया, अनुवाद कराया जाएगा। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है भाई, अम्बेडकर मणिपट्टनम डॉक्टर अम्बेडकर की आदमकद काश्य प्रतिमा लगाई जाएगी। कहां पर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चेन्नई में, कहां पर भाई? चेन्नई में अम्बेडकर मणिपट्टनम, क्या आपका अम्बेडकर मणिमंडपम में आपका आदमकद काश्य प्रतिमा, किसकी प्रतिमा भाई? अम्बेडकर साहब की प्रतिमा चेन्नई में लगाई जाएगी। ये भी यहाँ पर समानता दिवस के ऊपर बात बताई गई है। ठीक है, अगली बात करते हैं 17 सितंबर को पेरियार की जयंती को। इससे पहले अगर हम बात करें अम्बेडकर साहब की होगी, इसी के साथ थोड़ी सी तमिलनाडु की बात करते हैं। तो 17 सितंबर को अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पेरियार की जयंती को तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा करी। अब देखो, अंबेडकर जयंती को समानता दिवस, 17 सितंबर को पेरियार की जयंती थी। पेरियार जयंती पर कौन सा दिवस? पेरियार जयंती पर आपका सामाजिक दिवस मनाने की बात यहाँ पर हुई है भाई। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। किसकी बात करी हमने? अम्बेडकर साहब की। तो सीधा सा बात है, अम्बेडकर साहब को लेकर के किसने अपना समानता दिवस मनाने की बात करी है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाने की बात करी है। ठीक है, चलिए
अगला है क्वेश्चन भी आपका अंबेडकर जयंती पर 14 तारीख, क्वेश्चन नंबर 8 भाई 14 अप्रैल को अंबेडकर जो जयंती है, अंबेडकर जयंती पर पीएम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन भी आपका सीधा सा पूछेगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आपका बड़े शानदार। सबसे पहले तो ये कि पीएम संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया आपका ये, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर भाई आपका 3 मूर्ति जो चौरंजा है उसके उस पर, ठीक है। किसने किया उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन किसने किया आपका ये, तो उद्घाटन किया दोस्तों पीएम मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें मदद किसके लिए, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, पत्रिकाओं के लिए, जितने भी एज पर पॉसिबल जो सूचनाएं रखते थे सभी प्रधानमंत्रियों की सूचनाएं यहाँ पे इकट्ठी करी गई और इस संग्रहालय में रखी गई है, ठीक है भाई। इस संग्रहालय में रखी गई है। आपका सबसे खास बात, इस संग्रहालय को बनाने के लिए एक भी पेड़ को काटा नहीं गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरी बात, इसको काटा नहीं गया। दूसरी बात, इसकी पहली टिकट खरीदने वाले, पहली टिकट, इस संग्रहालय की पहली टिकट खरीदने वाले व्यक्ति कौन है, पीएम मोदी साहब। मोदी साहब ने इसकी टिकट खरीदी। ऑनलाइन अगर टिकट खरीदेंगे, इसमें होगा क्या, प्रधानमंत्रियों से संबंधित सारी जानकारियां होंगी। इसमें होगा क्या, ऑनलाइन टिकट आपकी 100 रुपए में रहेगी। ऑफलाइन टिकट की अगर हम बात करते हैं, ऑफलाइन जो टिकट रहेगी, टिकट इसकी वो रहेगी 110 रुपए। कितनी टिकट रहेगी आपकी, ऑफलाइन जो टिकट रहेगी वो आपकी 110 रुपए रहेगी। ध्यान रखेंगे इस बात का भी, ठीक है। चलिए भाई दूसरी बात करते हैं, विदेशियों के लिए जो इसकी टिकट रहेगी, किसके लिए, विदेशियों के लिए। काटता हूं दूसरों को बिल्कुल, है ना। विदेशियों के लिए 750 रुपए, इतनी सस्ती दे दी। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो बहुत महंगी टिकट कर देता है ना, 750 रुपए, ठीक है। चलिए अच्छा सोच सकते हैं अपने बारे में। बच्चों के लिए भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, 5 से 12 साल के बच्चे, 5 से 12 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए टिकट में कितने प्रतिशत छूट रहेगी, 25% छूट, 50% छूट रहेगी। साथ ही स्कूल की तरफ से, स्कूल या कॉलेज की तरफ से अगर बुक किया जाता है उसमें आपका कितना 25% छूटे यहाँ पर दी जाएगी। कितने प्रतिशत छूट दी जाए, स्कूल कॉलेज या संस्था की तरफ से छूट किया जाता। चलेंगे भाई एक बार जरूर, ठीक है। दिखाऊंगा तुम्हारे को। बना कितने में, 10,000 वर्ग मीटर के अंदर आपका ये बना है। वर्ग मीटर में ये इसको बनाया गया है, ध्यान रखेंगे प्रदर्शनी को, ठीक है। चलिए इसमें सभी इसमें होगा क्या, सभी प्रधानमंत्री से संबंधित यहाँ पर डाटा होगा। शानदार क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, वाटरवे कॉन्क्लेव 2022, वाटरवे कॉन्क्लेव 2022 चर्चा में है। देखिए जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022, जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो ये है क्या भाई, जलमार्ग, और जलमार्ग को लेकर के क्या किया गया, सम्मेलन किया गया है, एक समझौता हुआ है। कहाँ पर भाई, ईस्टर्न साइड में। बाकी तो सब जगह जलमार्ग यूज हो ही रही हैं, तो जो ईस्टर्न साइड के उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं उनमें कनेक्टिविटी देने के लिए कह सकते हो, उनमें कार्गो कह सकते हो, जलमार्ग से जो अपना परिवहन बनाने के लिए इसका क्या किया गया, कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया भाई, तो ये बात करते हैं 11 और 12 तारीख को, 11 और 12 को, और 12 को कहाँ पर किया गया, ये भाई असम डिब्रूगढ़ में किया गया। असम डिब्रूगढ़ के अंदर किया गया है। डिब्रू समझ गया आप,
किसके लिए किया गया? पानी में परिवहन को कह सकते हैं, पानी में कार्गो परिवहन यानी सामान के आने जाने के लिए या व्यापार के लिए एक कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित किया गया है। घरेलू जलमार्ग परिस्थिति तंत्र, घरेलू यानी कि घरेलू जो जलमार्ग हैं, जलमार्ग उनका दोहन करना भी, जो परिस्थिति की तंत्र है, तंत्र का दोहन करना, का दोहन मतलब ये उनका यूज करना, उनका यूज करने के लिए इसको किया गया है। इस तरह का उद्योग भागीदार फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की कह सकते हैं आप इसको, क्या फिक्की क्या क्या है इसका? इसको मतलब का उद्योग भागीदार कौन है इसका? भागीदार कौन है? फिक्की है, ठीक है। सीधी सी बात करें तो जल मार्ग की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जो घरेलू जल मार्ग है उनका दोहन करना, घरेलू जल मार्ग का प्रयोग करने के लिए ये वाटर कॉन्क्लेव आपका क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए इतना ही बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पुराना है, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बीच में रह गया था भैया आपका, तो इस क्वेश्चन में बात करता हूँ अम्बेडकर जयंती वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आपका पूछा जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला ये भी भाई। 14 अप्रैल को आपका फेमस रहा भाई भीमराव अंबेडकर जयंती। क्या फेमस रही आपकी? वो खुली चर्चा का विषय रहा है, भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर के बात करेंगे और जो भी चीजें हैं वो समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आज का 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती चर्चा में मनाई गई, जो कि चर्चा में। चलिए 14 अप्रैल को बनाई गई है, तो इसकी बात है, ठीक है। हर साल मनाई जाती है भाई, हर वर्ष मनाई जाती है, हर वर्ष मनाई जाती है। ध्यान रखना ये भी किसकी याद में मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की याद में मनाई जाती है, जो कि भारत की अहम थे। 2015 से पहली बार किसको याद किया जाता है? डॉक्टर भीमराव को याद किया जाता है, पहली बात भाई। एक एक क्वेश्चन को बड़ी शांति से पढ़ेंगे। 2015 से 14 अप्रैल को क्या किया गया? छुट्टी भाई, छुट्टी मनाई जाती है, छुट्टी करी गई। कब से छुट्टी लागू हुई है? तो 2000 सार्वजनिक अवकाश कह सकते हैं इसको आप, सार्वजनिक अवकाश रहा है, ठीक है। अगली बात करते हैं, जन्म कब हुआ था इनका? 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ है। एक महान विभूति का भी इन्होंने जीवन में संघर्ष किया, सब कुछ किया, ये सारी चीजें। इनके जन्मदिन को समानता दिवस भाई, अच्छा क्वेश्चन भी, कुछ स्किप नहीं करेगा क्लास को, ध्यान रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस तो भारत के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में मनाने की मांग रखी गई है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बनता है। अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में मनाने की मांग रखी गई है। उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। किससे भी? बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर कहा जाता है। 1956 में
1956 में बौद्ध धर्म अपनाया भी। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। साथ ही बात करते हैं 1936 में लेबर पार्टी भी। 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? लेबर पार्टी की स्थापना करी है। उसके बाद है संविधान मसौदा, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान में अगर हम बात करते हैं तो किसकी भी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग जो समिति है, कमेटी है, कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने काम किया है। ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या कहा जाता है? दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? पांडुलेखन समिति। भाई पांडुलेखन समिति की अगर हम बात करें तो पांडुलेखन समिति किसे बोलते हैं? पांडुलेखन समिति वह समिति भाई आपकी, पांडुलेखन समिति किसे कहा जाता है? वह समिति, पांडुलेखन समिति जो हाथ से संविधान को लिखेगी। क्या करेगी? हाथ से लिखेगी, या लिखने वाली जो समिति थी उसे पांडुलेखन समिति बोला गया भाई। ठीक है, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, साथ ही कह सकते हैं मसौदा समिति। मसौदा समिति के भी मसौदा, इसको मसौदा समिति भी बोला जाता है। मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने काम किया। इसने भीमराव अंबेडकर साहब ने। चलिए देखो एक बार सुनेंगे। हमने बात करी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती बनाएगी। इसमें हमने हर वर्ष मनाते हैं। सबसे पहले तो बात ये। दूसरी बात ये, डॉक्टर भीमराव जो उनकी याद में मनाया जाता है। 2015 से लेकर के जो 14 अप्रैल है, इसको सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया गया है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती को छुट्टी के रूप में या सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाना कब प्रारंभ किया गया? तो 2015 में। ठीक है, ओके। 14 अप्रैल 1891 को इस महान विभूति का जन्म हुआ। इन्होंने जातिगत या मैं कहूँ अनटचबिलिटी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, और सबसे बड़े शिकार भी अनटचबिलिटी के ये थे। अनटचबिलिटी का मतलब क्या है? छुआछूत है। यहाँ क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि छुआछूत को लेकर के फंडामेंटल राइट्स में कहां पर जिक्र किया गया। ठीक है, चलिए जन्म की बात होगी। समानता दिवस भी इनके रूप में मनाया जाता है। एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कोई पूछ लेगा आप लोगों से कि 14 अप्रैल को भारत ने किस दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की मांग रखी है? तो अब भारतीय चाह रहा है कि भाई इसे अंतर्राष्ट्रीय समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाए। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर कोई मनवाता है तो कौन इसको पारित करेगा? प्रस्ताव रखा जाएगा। भाई प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? तो महासभा। और ये महासभा कहाँ होती है भाई आपकी? ये होती है यूएनओ के अंदर। कहाँ होती है आपकी? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर महासभा होती है, और जब ये प्रस्ताव पारित कर देगी उस दिन से ये दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। कब? 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। 1936 में लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना करी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष है। पांडुलेखन समिति के या हाथ से लिखने वाली जो समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष आपके यही रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं कि संविधान सभा में ये इसके अध्यक्ष है। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, लेकिन पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब यहाँ पर बात आती है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, ये पहली बार क्या हुआ था भाई? पहली बार चुनाव हारे। कहां पर चुनाव हारे हैं ये आपके ध्यान रखेंगे। चुनाव कहां से आ रहे थे? ये बॉम्बे से भी। बॉम्बे से चुनाव लड़ा, बॉम्बे से चुनाव हारे। बाद में मुस्लिम लीग ने इनको कहां से? बंगाल से भी। बंगाल से क्या किया? चुन करके संविधान सभा के अंदर इन्हें भेजा। अब बात यहाँ पर ये आती है, जब बंबई से चुनाव हारने के बाद, उस समय बंबई आपका राज्य होता था, वहां से चुनाव हारने के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया? बंगाल से इनको जिता करके वापस संविधान सभा में भेजा। ये संविधान सभा में आए हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद होता है तो ये हिस्सा कहाँ चला जाता है? आपका पूर्वी पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। और पूर्वी पाकिस्तान में जाने से इनकी जो सदस्यता वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो वापस फिर आपका क्या होता है? वापस बॉम्बे के जो सीएम साहब होते हैं उनसे बात करी जाती है और बाद में इन्हें लाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा शानदार छोड़ता हूँ कि भीमराव अंबेडकर साहब के नाम की सिफारिश किसने करी थी कि भाई भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य होने चाहिए? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद जब ये पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है तो बम्बे से सीट खाली कराई जाती है और वापस इनको यहाँ पर लाया जाता है। संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भाई
पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? तो यही थे। अगर इनको कोई टक्कर देता था तो वो कौन था? एम.एन. रॉय साहब थे। एम.एन. रॉय साहब कहते हैं संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ध्यान रखेंगे। एम.एन. रॉय साहब क्या थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि संविधान का ड्राफ्ट किसके द्वारा रखा गया? तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका। संविधान का ड्राफ्ट सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भीमराव अंबेडकर साहब ने ही रखा था, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है आप लोगों का कि जो संविधान है, संविधान में अगर हम बात करते हैं संविधान का वाचन कितनी बार किया गया है, यानी कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। आंसर मैं दे ही चुका हूं, यानी कि 3 बार इसका वाचन किया गया है, 3 बार इसको पढ़ा गया है, ठीक है। चलिए, इनके सम्मान में कुछ चीजें दी गई, उनके ऊपर हम बात करते हैं एक बार। देखिए 1930 में अंबेडकर साहब को क्या दिया गया? भारत रत्न। भारत रत्न दिया गया इन्हें, भारत रत्न। कब भाई? 1930 में। 1930 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना 1930 में कुछ विशेष हुआ था, याद रखेंगे 1930। तो चलो मैं हिस्ट्री में नहीं घुसूंगा भाई, सिर्फ इतनी बात करूं। भारत रत्न देश का शांति काल का कह सकते हैं, देश का सर्वोच्च सम्मान आपका भारत रत्न है। देश का सर्वोच्च सम्मान की अगर हम बात करें तो आपका क्या? भारत रत्न है। देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान आपका क्या है? पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है। युद्ध काल का सर्वोच्च सम्मान आपका पीवी, परमवीर चक्र, पीवीसी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन्हें और क्या दिया गया? 1990 में सेंट्रल हॉल में इनके चित्र का अनावरण किया गया। 1990 में एक बीमारी हो रही है अभी आपके ना, सेंट्रल हॉल में इनकी कह सकते हैं, इनकी फोटो लगाई गई है, फोटो लगाई गई, ठीक है, ओके। अब ये सेंट्रल हॉल क्या बीमारी है? सेंट्रल हॉल बता देता हूं आपको, संसद के अंदर है। सेंट्रल हॉल आपका कहां पर है? आपका संसद के अंदर है, ठीक है। संसद के सेंट्रल हॉल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो संविधान है, संविधान की ओरिजिनल प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। ओरिजिनल प्रतिलिपि कहां पर रखी गई है? तो सेंट्रल हॉल के अंदर रखी गई है। कहां पर? नाइट्रोजन गैस का चैम्बर है। इस नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में आपका हिंदी और इंग्लिश में जो हाथ से लिखा गया संविधान है वो इसी सेंट्रल हॉल के अंदर रखा गया है। और उन्हीं के सम्मान में भीमराव अंबेडकर साहब को 1990 के अंदर इनकी फोटो लगाई गई सेंट्रल हॉल के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का, 14 अप्रैल 1990 और 14 अप्रैल 1991 के बीच की अवधि को 14 अप्रैल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 अप्रैल 1990 और 1991, 14 अप्रैल 1991, ये जो ईयर है इसके बीच के जो 365 दिन है, 365 डेज को सामाजिक न्याय ईयर दिवस के रूप में मनाया गया। नोट करके लिखेंगे आप, सामाजिक न्याय का वर्ष कहा गया है। क्या कहा गया? सामाजिक न्याय का वर्ष। भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लोगों का ध्यान रखना मिलेगा नहीं आप लोगों को। सीधी सी बात करो, सामाजिक न्याय वर्ष कब कहा गया? तो ये आपका 92 से लेकर के 91 के बीच में सामाजिक न्याय कहा गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा है, ये क्वेश्चन फिर आपका थोड़ा बहुत कुछ रह गया है। चलो फिर भी जितना एज पर पॉसिबल था हमने उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में डिलीवर करने की कोशिश करी। क्लास को स्किप मत करा करो, देखा करो, क्लास को शेयर करा करो। और ये मेरा वादा है, जब भी 2022 में कोई पेपर आएगा तब इस क्लास को याद करोगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, लाइक की जरूरत नहीं है मुझे, बट हो सकता आपका एक शेयर किसी का भला कर दे, बस यही है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टू द बेस्ट।